सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 10 जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का पहला प्रकरण मुगलों के लिए संकट की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 10 को शुरू। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो सबसे पहले ये बच्चों कि 18वीं शताब्दी का समय कौन सा होता है। तो देखो कि शताब्दी का अर्थ है 100 और इसके आगे हम लगाएंगे 18 यानी 1800 तक का समय। तो 1701 से 1800 तक का जो समय है वो कहलाएगा 18वीं शताब्दी। तो इस शताब्दी में कौन कौन से नए राज्य बने, कौन कौन से नए राजनीतिक समूह बने, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। तो देखिए बच्चों कि पूर्वार्ध, शताब्दी का पूर्वार्ध करना है तो अर्ध का मतलब हुआ 100 का आधा यानी 50 और पूर्व मतलब पहले वाला आधा भाग यानी 1701 से 1750 का जो समय है वो 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहलाता है। और उपमहाद्वीप, जैसे हमने पढ़ा कि महाद्वीप किसे कहते हैं, भूगोल के अंदर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और उपमहाद्वीप जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये आदि देश मिलकर के एक उपमहाद्वीप बनाते हैं। तो इसी उपमहाद्वीप में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान कुछ विशेष रूप से घटनाएं घटी थी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मानचित्र 1। ये देखिए कि ये 1700 के समय का मानचित्र है और जिसमें 18वीं शताब्दी के आरंभ में नए राज्यों का गठन हो रहा था। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ से लेकर के ये है मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा, ठीक है, यानी कि लगभग पूरा उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का प्रसार हुआ था। अब 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या हुआ कि कई नए राज्य बने, जैसे यहाँ उत्तरी भारत में सिख है, जाट है, अवध, बंगाल पूर्वी भारत में, और यहाँ पर मालवा, मराठा, दक्षिण में हैदराबाद। इस तरह से कई नए राज्यों का गठन हुआ और इन राज्यों के गठन के साथ साथ मुगल साम्राज्य की सीमाएं, उनकी शक्ति है वो कम होने लगी। इसके बाद देखिए ऐसे ही हम ये भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता अर्थात अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो ये देखिए ये दूसरा मानचित्र है जो कि ये इस उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र। यहाँ पर ब्रिटिश ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये मानचित्र हमें बताते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। तो इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विशेष तौर से 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, वहाँ से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इतने समय का हम अध्ययन करेंगे। और इस समय के दौरान इस भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सी शक्तियाँ उभर कर सामने आई, कौन से नए राज्यों का गठन हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि 1761 जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पानीपत वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो अफ़गानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में
और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरी युद्ध है वो हुआ था। और मराठों की तरफ से मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था और जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो ये है अहमद शाह अब्दाली, जिसकी विजय इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुई थी। अब हम इन्हीं शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से नए नए राज्यों का गठन हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति, अर्थात कि परवर्ती का मतलब होता है कि बाद के जो मुग़ल थे उनके लिए कौन कौन से संकट उभरे। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुग़ल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। आपको याद होगा बच्चों, हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि कैसे 1526 में बाबर से लेकर 1658 तक औरंगजेब के समय तक मुग़ल साम्राज्य ने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की थी। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। यानी जो 17वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष थे उसमें औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब ने दक्कन में और मराठों से कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। जैसे उत्तर पूर्व में उन्होंने अहोमों पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब यहाँ पर ये अकबर है वो औरंगजेब के पुत्र की बात हो रही है। तो राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और इसमें मराठों ने और दक्कन की जो सल्तनत है उन्होंने अकबर का सहयोग दिया था। तो इसीलिए औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजी थी और 1685 में बीजापुर और गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान है उसका प्रबंध खुद किया था। तो औरंगजेब को उत्तर भारत के अंदर सिखों, जाटों, सतनामियों और पूर्व दिशा में अहोमों और दक्षिण दिशा में यानी दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता अब समाप्त होने लगी थी, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। यानी जो औरंगजेब के पुत्र थे वो आपस में अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे थे। तो इस तरह से जो साम्राज्य का प्रशासन है उनकी कुशलता धीरे धीरे अब समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए अब कठिन हो गया था। तो केंद्रीय सत्ता से मतलब है कि जो दिल्ली में मुग़ल शासन था उनके लिए, और मनसबदार हम ये कह सकते हैं एक तरह से अधिकारी जो मुग़ल शासकों के द्वारा नियुक्त किए गए थे और जो राजस्व एकत्रित करते थे। तो इन मनसबदारों को अब अपने वश में रखना मुग़लों के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। सूबेदार भी एक तरह से अधिकारी होते हैं जो कि राजस्व का और कृषि का, दीवानी और फौजदारी इस तरह के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं। तो जो राजस्व संबंधित मामले होते हैं वो दीवानी कहलाते हैं और सैन्य प्रशासन यानी सेना से संबंधित जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो फौजदारी व्यवस्था कहलाती है। अब आगे पढ़ने से पहले यहाँ देखिए कि एक प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुग़ल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी। तो हम ये कहेंगे कि मराठों ने मुग़ल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी थी और उन्होंने 1720 से 1761 तक इतने लंबे समय तक लगभग 40 वर्षों तक मुग़ल सत्ता को चुनौती दी थी। तो इस तरह से मनसबदारों और सूबेदारों और छोटे छोटे जो भी अधिकारी थे जिन्हें अभिजात कहा जाता था, इन पर
मुग़लों का जो नियंत्रण है वो अब कमज़ोर हो गया था। तो इससे मुग़ल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व यानी टैक्स की मात्रा में कमी आती गई। यानी कि इन्होंने केंद्रीय सत्ता यानी दिल्ली में बैठे मुग़ल राजकोष में राजस्व को भेजना कम कर दिया, उन्हें देने में कटौती करने लगे। तो उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध भी किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। और इस तरह से उत्तरी भारत में और पश्चिमी भारत में काफ़ी सारे आंदोलन हुए और मुग़लों की सत्ता वो कमज़ोर होने लगी थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुग़ल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। यानी जितने भी मनसबदार, सूबेदार, सरदार ये थे, इन्होंने उस प्रदेश के, उस स्थान के जितने भी वित्तीय संसाधन थे, धन दौलत थी, राजस्व द्वारा इकट्ठा किया गया धन था, वो मुग़ल कोष में जमा करवाने के बजाय अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसका प्रयोग किया। और जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। तो देखिए यहाँ पर एक लेखक ने ये मुग़ल साम्राज्य के इस वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन किन शब्दों में किया है कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। यानी फसलें तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी जमींदारों की और मुग़ल साम्राज्य की जो तिजोरियाँ हैं वो खाली थी। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 बार फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। गुमाश्ते मतलब वही व्यापारी अधिकारी, और वो अब किसानों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है और जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता, इसी प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, और जिनसे ये आशा की जाती है कि वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, उन्हें पैसा वो कहाँ से देंगे। तो देखिए कि इस तरह से जो मुग़ल साम्राज्य है वो दिवालियेपन की स्थिति पे पहुंच चुका था। तो इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरे नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में वहाँ से धन दौलत ले गया। और नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। तो देखिए कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, जिसका वर्णन कैसे किया गया है कि नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। समकालीन मतलब उस समय के प्रेक्षकों ने किया, लेखकों ने किया। इनमें से एक ने मुग़ल कोष से जिस तरह से धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हज़ार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थे कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन। तो देखिए ये उस समय की बात है जब 1 रुपये की भी बहुत अधिक कीमत थी।
और जब 1 रुपये की इतनी कीमत थी, उस समय हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए का सामान ले जाना, यानी कि आज के समय में अरबों खरबों से भी अधिक रुपए। और इस तरह से उसने एक बार नहीं 5 बार आक्रमण किया था। तो सोचो कि उसने कितना लूटपाट मचाई, कितना विध्वंस किया। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है कि इन आक्रमणों के बाद दिल्ली पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो कभी मालिक थे, अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर और इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में स्थित है, मुग़लों द्वारा बसाया गया था, अब वो मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। तो देखिए कि किस तरह से नादिर शाह ने विध्वंस किया, किस तरह से शहरों को लूटा। अब इसके बाद है कि साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। और ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे। पहला है ईरानी और दूसरा तुरानी, यानी तुर्क मूल के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह की कठपुतली बने रहे। और बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुग़ल बादशाहों फ़र्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने उन्हें अंधा कर दिया था। तो इस तरह से मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के बाद कई नए राज्यों का उदय हुआ और इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था, उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही थी और धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य के अंदर कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य वो बनने लगे थे। और इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।